नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा TGT, PGT, GIC प्रवक्ता, नेट, JRF सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट उपयोगी है। तो पूरे ध्यान से देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आज का होने वाला है और सुपर फास्ट तरीके से आपको अध्ययन कराया जाएगा पूरे हिस्ट्री का। तो जो प्रैक्टिस सेट है वो तेज़ी के साथ होगा, कम समय में अधिक प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही उपयोगी ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, राइट आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1954 में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? और राइट आंसर होगा क्लीमेट एटली, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया? तो देखिएगा गांधी जी को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन होगा डी राइट, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? और 4 ऑप्शन आपके सामने, और राइट आंसर होगा UN मुखर्जी और लाल चंद्र ने, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका सही होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी वो कौन थी? किसके नेतृत्व में गठित की गई थी प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936? और ये की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता कौन रहे? यानी पहले प्रणेता कौन थे पाकिस्तान बनाने का विचार जिन्होंने दिया था सबसे पहले? और उनका नाम है सर सैयद अहमद खां, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, सर सैयद अहमद खां राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तत्वबोधनी पत्रिका सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तत्वबोधनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो राइट आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर, सी ऑप्शन राइट होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? और बहिष्कृत भारत पत्रिका को आरंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन होगा राइट, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करिएगा। तो देखिएगा सूची आपके सामने है, सूची को आपको मिलान करना है, सूची का कौन सा सही होगा। नाना साहब, नवाब हमीद अली खां, मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम दीवान। तो देखिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा मैच करके यदि आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी नाना साहब का जो संबंध था वो कानपुर से था, और नाना साहब का संबंध कानपुर से था। और सेकंड, यदि नवाब हमीद अली खां की बात करें तो इनका संबंध जो था वो दिल्ली से था। और मौलवी अहमदुल्ला का जो संबंध था, ये देखिएगा जो बी ऑप्शन है, बी का ए सही है, ये बी का है। और मौलवी अहमदुल्ला यानी सी का जो है वो 3 सही है, यानी ये अवध से संबंधित थे। और मनीराम दीवान आसाम से संबंधित थे, ये सही मिलान होगा।
नाना साहब का संबंध था कानपुर से, नवाब हमीद अली खां का संबंध दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला का संबंध अवध से और मनीराम दीवान का संबंध होगा असम से। और राइट आंसर आपका होगा सी, तो यही सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? देखिएगा, वामपंथी इतिहासकार नहीं है, आरसी मजूमदार राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, आरसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 12 चलिएगा, प्रथम बार किस वर्ष में आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था? तो देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था 1922 में, यानी 1922 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट होगा। और दोनों जगह आईसीएस परीक्षा का आयोजन किया गया था एक ही डेट में, और उसी वर्ष किया गया था इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी और भारत में भी। नेक्स्ट चलिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली। सी ऑप्शन राइट होगा, लॉर्ड वेलेजली, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलिएगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी सी जो है सन ये देखिएगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का जो से क्या हुआ? अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? अंग्रेजों का जो सपोर्टर थे उस कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था स्थायी बंदोबस्त से। आगे चलिएगा, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? और ये 1773 में हुई थी। विनियामक एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये जो हुई थी 1773 में हुई थी, और 1774 में इसको स्थापित किया गया था। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे पहले, वो सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था सबसे पहले। तो ये पूरी डिटेल है इस क्वेश्चन की। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में विनियामक एक्ट के तहत हुई थी। तो ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? देखिएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है। इलाहाबाद में ये परीक्षा किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो देखिएगा, डी ऑप्शन राइट होगा, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलोर की संधि की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकार्टनी। लॉर्ड मैकार्टनी होगा, यानी सी ऑप्शन होगा राइट। आगे चलिएगा, जनगणना के लिए कार्य आरंभ किसने किया था? देखिएगा, जनगणना के लिए सर्वप्रथम किसने कार्य आरंभ किया था? और सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन 1881 के बाद नियमित दशकीय जनगणना शुरू हुई, जो लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। जो इस वर्ष की जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। तो यही डिटेल है इस प्रश्न की। और देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित दशकीय जो जनगणना है वो स्टार्ट हुई थी हर 10 वर्ष के बाद में,
जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई थी? देखिएगा 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई थी, और तंबाकू और मक्का नई फसलें आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तंबाकू और मक्का, ए ऑप्शन राइट होगा। किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? और रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किताबुल हिंद के रचयिता कौन है? और किताबुल हिंद के जो रचयिता है वो है अल बरूनी। अल बरूनी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, किताबुल हिंद इन्होंने लिखी थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तुर्क की जो जनजाति है उसमें इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संसबनी, यानी सेजलुक, गुज और करलुग ये जनजातियां तुर्की में पाई जाती है, लेकिन संसबनी जनजाति जो है वो तुर्की में नहीं पाई जाती। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका 22 का तो राइट आंसर होगा डी, और 23 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने भाग नहीं लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में भी नहीं लिया, द्वितीय में भी नहीं लिया, तृतीय में भी नहीं लिया, और इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, और तृतीय युद्ध जो था वो 1761 में हुआ था। और इनमें से किसी भी युद्ध में शेर शाह सूरी ने भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा राइट। और यदि बात करें पानीपत के तीनों युद्धों की, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था, और तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत के जिनमें शेर शाह सूरी का संबंध नहीं था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? और राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने ऐसा किया था, अकबर होगा राइट आंसर। अकबर ने प्रांतों में विभाजन किया था प्रथम बार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई थी? और राइट आंसर होगा हुमायूं, हुमायूं होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, राज दरबार में मीरे तुझ शब्द का प्रयोग किया जाता था, और ये जो शब्द का प्रयोग किया जाता था मीरे तुजुक, इसका संबंध किससे है? किस संबंध में इसका प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख सचिव के लिए, यानी प्रमुख सचिव को कहा जाता था मीर ए तुजुक, राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 27, रज्मनामा फारसी अनुवाद है। रज्मनामा जो है किसका फारसी अनुवाद है ये बताना है, और रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। फारसी में महाभारत के अनुवाद जो किया गया है उसको नाम दिया गया रज्मनामा। तो राइट आंसर होगा सी, यानी महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिएगा 28 क्वेश्चन, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? और इन्होंने जो सम्मानित किया था हरि विजय सूरी को, यानी ऑप्शन होगा बी सही होगा, राइट आंसर होगा हरि विजय सूरी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? देखिएगा 6 टाइम, 6 बार जो भारत आया था वो कौन था? और क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है जीन बैप्टिस्ट
टेवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 30, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में कौन एक कारण नहीं है? और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विरोध, और सी ऑप्शन भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा और उसका कमजोर स्वभाव। 4 ऑप्शन आपके सामने, और राइट आंसर होगा उसका कमजोर स्वभाव। ये कारण नहीं था। देखिएगा यहाँ पे पूछा गया कौन सा कारण नहीं था, तो ये कारण नहीं था, उसका कमजोर स्वभाव, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा डी, उसका कमजोर स्वभाव। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? अष्टभुजीय मकबरा, 8 भुजाओं से निर्मित जो मकबरा है वो किससे संबंधित है, ये यहाँ पे पूछा गया है, अष्टभुजीय मकबरा। और 31 का जो राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी का मकबरा। राइट आंसर होगा ए, सिकंदर लोदी का मकबरा, यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? और किसके आदेश पर लिखी थी अमीर खुसरो ने आशिका नामक रचना जो की थी इन्होंने, वो किसके आदेश पर की थी? और इसका जो राइट आंसर होगा वो है खिज्र खां के आदेश पर इन्होंने ये रचना की थी आशिका की। तो राइट आंसर होगा 32 का बी, खिज्र खां। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? देखिएगा, नायब एक खुदाई और या ईश्वर का प्रतिनिधि कौन कहता था अपने आप को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बलबन ने अपने आप को कहा नायब एक खुदाई। तो राइट आंसर होगा बी, बलबन। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 34, और 34 का जो राइट आंसर होगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इल्बरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा या पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाया था। तो किसने सिजदा प्रथा चालू की थी, किसने पाबोस प्रथा चालू की थी, किसने नौरोज जो पर्व है उसको मनाना आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। तो बलबन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? और देखिएगा, अमीर खुसरो को जिस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है वो है सितार। हालांकि वीणा को भी इन्होंने संशोधित किया था, लेकिन सितार के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 36, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? ममलूक वंश का शासक, 4 ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गोरी। और राइट आंसर होगा सी, बलबन जो था वो ममलूक वंश का था और चालीसा को इसने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे सुमेलित करना है, 4 ऑप्शन है और आगे 4 यहाँ पे दिए गए हैं, मिलान आपको करना है, कौन सा किसका सही होगा, ABCD और सामने 1 2 3 4 चारों का आपको मिलान करना है, क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध किससे है? इनका संबंध है कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना इन्होंने की थी, यानी फर्स्ट का जो राइट होगा वो थर्ड होगा, यहाँ पे थर्ड पे लेके जाइएगा। और बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक का संबंध किससे है? उद्योग कार्यालय की स्थापना। उद्योग कार्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, यानी फिरोज शाह तुगलक का संबंध 4 से है। और बलबन का संबंध किससे है? बलबन का संबंध है राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान। तो इन्होंने पाबोस पर था, सिजदा पर था, और इनका संबंध राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान, ये सही होगा, यानी सेकंड सही होगा। और अलाउद्दीन खिलजी का संबंध है सही माप के आधार पर भूमि का निर्धारण करना, यानी डी का जो राइट होगा वो होगा फर्स्ट। तो ये आपका मिलान हुआ। और क्वेश्चन नंबर 37 का यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन जो सही होगा वो ए राइट होगा, ए ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर चलिएगा 38। यहाँ पे भी मिलान करना है, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करिएगा। दीवान ए रियासत दीवान ए रिसालत का संबंध किससे है, और दीवाने कोही, दीवाने इंसा और दीवाने अर्ज, इनका संबंध किससे है, तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिएगा, दीवाने रिसालत का संबंध है धार्मिक मामलों का विभाग, दीवाने कोही का संबंध है कृषि विभाग, और दीवाने ईसा का संबंध है पत्राचार विभाग, और दीवाने अर्ज का संबंध है सैन्य मामलों का विभाग। यानी ऑप्शन राइट होगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी होगा राइट आंसर। यानी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड ये सीरीज होगी सही। आगे चलिएगा, गुप्तकालीन विष्णु की 12 अवतार प्रतिमा कहाँ है? गुप्तकालीन विष्णु की 12 अवतार प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उदयगिरी गुफा में। उदयगिरी गुफा राइट आंसर होगा, उदयगिरी गुफा ये होगा इसका राइट आंसर। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के उपासक थे और उदयगिरी गुफा से भगवान विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा मिलती है। इन गुफाओं का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। तो ये पूरी डिटेल इस क्वेश्चन की। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। तो देखिएगा, शाही राज्य की जो राजधानी स्थित थी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नीचे के ऑप्शन जो है वो गायब है, कटे हुए हैं। और महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी उदभंडारपुर थी। उदभंडारपुर, यहाँ पे आप ऑप्शन सी पे लिख लीजिएगा, उदभंडारपुर। उदभंडारपुर थी राजधानी शाही राज्य की महमूद गजनबी के शासनकाल में। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अरबों की सिंध विजय का उल्लेख मिलता है चचनामा में। चचनामा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलिएगा, नाडु क्या था? नाडु क्या था? और नाडु क्या था? एक प्रशासकीय विभाग को नाडु कहा जाता था। तो राइट आंसर होगा डी, नाडु कहा जाता था प्रशासकीय विभाग को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? और यहाँ कलाकृतियों पर, सार्वजनिक निर्माण पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर या सैन्य व्यवस्था पर। और 43 का जो राइट आंसर होगा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। चोल वंश के शासकों की जो महानता थी वो वहाँ के श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के आधार पर की जाती थी। तो राइट आंसर होगा बी, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। भारत के नेपोलियन की उपाधि किसको दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत के नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई है? और समुद्रगुप्त राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, और राइट आंसर जो होगा वो होगा बयाना। देखिएगा, बयाना होगा राइट आंसर। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष जो है वो है बयाना, सी ऑप्शन राइट होगा, बयाना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विभाग कंटक शोधक से संबंधित था? देखिएगा, कौन सा विभाग कंटक शोधक से संबंधित था? तो राइट आंसर होगा न्यायपालिका से संबंधित था कंटक शोधक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, और राइट आंसर होगा 30, यानी 30 संख्या होती थी। 30 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? और 4 बौद्ध संगति हुई है, और इन बौद्ध संगतियों में जो चौथी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है, 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र होगा राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन होगा सही।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की अध्यक्ष कौन था। देखिएगा हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन नंबर 49 यही है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त ने करवाई थी। शीलभद्र हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। हर्ष के शासनकाल में जब चीनी यात्री हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया तब वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो 49 का जो राइट आंसर होगा, 49 का राइट आंसर होगा डी, नागार्जुन होगा राइट आंसर। देखिएगा ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका राइट आंसर होगा बी, शीलभद्र होगा राइट आंसर। पूरी डिटेल भी आपको बताई गई, शीलभद्र इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन होगा शीलभद्र। देखिएगा हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता जो की थी वो शीलभद्र ने की थी, तो यही राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा 50, नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी। नासिक और कार्ले की जो गुफाएं हैं वो किसके राज्य में स्थित थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सको, सुंगो के, कर्दमकों के, सातवाहनों के। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, सातवाहन वंश यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था। और वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 52 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, राणायणीय संहिता संबंध है। तो राणायणीय संहिता का संबंध किससे है, कौन से वेद से है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में किसका संबंध है, राणायणीय से। तो राइट आंसर होगा सामवेद। तो देखिएगा सामवेद से संबंध है राणायणीय संहिता का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 53, अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है। और यही क्वेश्चन थोड़ा इसका स्वरूप चेंज करके यहाँ पे दिया गया। अस्किनी नदी का संबंध किससे है, राइट आंसर होगा चिनाब नदी को ही अस्किनी नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इराक, राइट आंसर होगा इराक। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 55, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है। और कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी राइट आंसर होगा बी, कांस्य युग कहा जाता है। आगे चलिएगा, चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन स्तरों के किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो चावल के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं गुजरात से, राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर चलिएगा, कालीबंगा यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था। तो क्वेश्चन नंबर 57 और इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 58, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिएगा ये प्रश्नों पर ध्यान रखना चाहिए कि किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान यहाँ पे नहीं था। और 58 का जो राइट आंसर होगा वो सी सही हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, यहाँ पे सुमेलित करना है। 59 में हड़प्पा का संबंध किससे है। और हड़प्पा का संबंध है समाधान, R37 समाधान। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ए का फर्स्ट होगा। लोथल का संबंध किससे है। और लोथल का गोदीवाड़ा से संबंधित है।
कालीबंगा का संबंध है जुता हुआ खेत, देखिएगा सी का 4 होगा। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी नर्तकी की मूर्ति, तो ये सही होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका सुमेलित होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, यहाँ पे भी सुमेलित करना है और पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इनको सुमेलित करना है। और पूरा पाषाण काल का जो संबंध है नदी तट अधिवास से है, और मध्य पाषाण काल का संबंध शैलाश्रय अधिवास से है, और नव पाषाण काल का संबंध गर्त अधिवास से है, और ताम्र पाषाण काल का संबंध है कच्चे एवं पक्के मकानों से। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? और ये श्रेय दिया जाता है किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है, यानी ऑप्शन होगा बी रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पहली धातु कौन सी थी? तो ये आंसर होगा तांबा धातु। भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी तांबा, राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में ये आरंभ किया गया था, इनके नेतृत्व में आरंभ किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये आज का प्रैक्टिस था और 63 प्रश्नों का समावेश यहाँ पे किया गया। 63 क्वेश्चन और उनके आंसर आपने देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहाँ से संभावना है कि बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या TGT PGT शिक्षक भर्ती या इसके अलावा नेट JRF या GIC प्रवक्ता। तो इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त हुआ। यही आज का वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अर्धनी गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।